गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहेगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्तर पर बालक को उच्चारण कौन सी विधि से सिखाया जाना चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर पर बालक को उच्चारण कौन सी विधि द्वारा सिखाया जाता है, बताओ किस विधि का सिखाया जाता है। तो बच्चे को ना अनुकरण करना सिखाया जाता है। हम आगे आगे बोलते हैं, बच्चा हमारे पीछे पीछे बोलता है। जैसे कि मेरी एक भतीजी है, उसको भी हम अगर कुछ सिखाना होता है ना, तो मैं बोलता हूँ बार बार, तो फिर वो पीछे उच्चारण मतलब उसका अनुसरण करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर होगा सी। देखो प्रत्यक्ष विधि ये बहुत पूछी जाती है, इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी को कोई लैंग्वेज सिखानी हो, उसमें मातृभाषा का प्रयोग न करना हो, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता कैसी होनी चाहिए, आदर्श रूप प्रस्तुत करने वाली होनी। देखो टीचर को बच्चा बहुत फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अगर आपने ए फॉर उसे अनार बता दिया ना, ए फॉर कह दिया अनार, तो अगर घर पे कितना भी ए फॉर एप्पल कहते ना, वो मानेगा ही नहीं इस बात को। ठीक है, तो बच्चों के सामने टीचर को एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐसे समझो, यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम दिया है, उसमें क्या होता है, उसमें ना आपसे एक दो निबंध लिखवाए जाते हैं, तो लिखित परीक्षा ली जाती है। लिखित परीक्षा, एक सेकेंड, उच्च प्राथमिक स्तर भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखो अभी इस वाले को छोड़ दो, अवलोकन करो। अवलोकन करने से भी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या है इसका, बी मानो। नेक्स्ट है इसमें, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा व्याकरणिक नियमों को तो दोगे नहीं। ठीक है, निबंध लिखने की योग्यता। देखो हिंदी भाषा का मूल्य, जब अगर भाषा का मूल्यांकन कर रहे हो तो व्याकरण पे उतना जोर नहीं देते, काव्य सौंदर्य सुलेख पे नहीं, निबंध लिखने की। ये वाला आंसर मैं ऊपर बता रहा था ना, वही थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आप यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि हम बच्चे को जस्ट ऐसे ही जज कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आपको अवलोकन दे रखा था, अवलोकन का अगर ऑप्शन न मिले आपको पहले नंबर पे, तो अवलोकन पे जाना। अगर अवलोकन न मिले तो आप किस पे जाना, फिर निबंध लिखने की योग्यता पर। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है इन्हें। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए इसमें से किस बिंदु को सबसे ज़्यादा आप ध्यान दोगे। तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा महत्व दोगे, तो विचारों में मौलिकता हो। जो मौलिकता मतलब क्या होता है, नवीनता। मतलब ऐसा ना हो कि आप और किसी की, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने ये कविता लिखी है, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं और किसी की कविता को ही अपने नाम से चला रहे होते हैं। तो आपके विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, कुछ नवीनता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि और किसी का किया हुए पे ही आप अपना क्रेडिट ले रहे हो। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, पुस्तक पढ़ाना सीखने और सुधारने के बारे नियम किसने दी। देखो चोमस्की का तो कभी भी इसमें नाम आपने सुना है, बारे नियम का नहीं सुना हो। नेटिविस्ट थ्योरी दी थी इन्होंने। तो सिंथेटिक स्ट्रक्चर नाम की किताब थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, ये सब कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, इन्होंने ही स्किनर को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, ये सब याद रखना। स्किनर की ये किताब बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चैनिंग शेपिंग, और क्या दिया बताओ इन्होंने, टोकन इकोनॉमी और प्रोग्राम लर्निंग, और क्या दिया इन्होंने दिया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इन्होंने एक चीज़ याद रखना, स्किनर ने ही RS सिद्धांत दिया। ठीक है, 1938 में चूहे पे प्रयोग किया था, ये भी याद रख लो। ठीक, तो ये भी नाम नहीं सुना होगा आपने, ये भी सुना नहीं होगा। अब गुड़ का भी मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने तो नहीं सुना, मगर जॉन कॉटन डेना ये है इसका आंसर। आंसर क्या है इसका, बी। ऐसे याद रख लिया करो, अगर जो नया कुछ आता है तो नया नाम पे लगाया करो उसका आंसर। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे क्या होते हैं, किस में महसूस कर रहे हैं, पढ़ने में। अब देखो ये क्या होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, सैमुअल किर्क ने इसकी बात की थी इन सब की, मगर डिसलेक्सिया से ग्रसित है ये बच्चा, और इसकी स्पेशली बात की थी रुडोल्फ बर्ले ने। डिस्प्लस लेक्सिस से बना होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। मंद बुद्धि वाले बच्चों का IQ कितना होता है, 70 से कम। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। तो आगमन निगमन होती है, आगमन विधि होती है, सूत्र विधि होती है, यंत्र विधि, ये सब किसकी है, ये सब उच्चारण वगैरह के लिए। जैसे आप ऐसे समझो, हिंदी ग्रामर की क्या होगा,
हिंदी ग्रामर का लैब होगा, वैसे अपने स्कूल्स में नहीं होती, बड़े बड़े स्कूल्स में होती है। तो जब लैब होता है ना, वहाँ पे यंत्र रखे रहते हैं, इनसे उच्चारण कराया जाता है शुद्ध, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मानक हिंदी। मानक हिंदी थे वो, हिंदी का आपने सुना होगा आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में, ठीक है, सुना है। अब देखो हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। अपना जो इंडियन हिंदी दिवस कब मनाते हैं वो आप बताना। हिंदी किस में, भाग 8 में। भाग किस में बताओ, भाग आपकी नहीं, भाग 8 नहीं, अनुच्छेद उसमें है। भाग तो है 17 में, और 8 क्या है, ये अनुसूची। अनुसूची होती है ना, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। उसमें 22 भाषाएं ना, ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। तो एक चीज़ याद रखना, व्याकरण सम्मत शिष्ट हिंदी को क्या कहते हैं, मानक हिंदी कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है फ्रोवेल के अनुसार, फ्रोवेल ने क्या दिया था बताओ, किंडरगार्टन विधि दी थी। किंडरगार्टन सबसे पहले कहाँ खोले गए थे, जर्मनी में खोले गए थे। किंडरगार्टन में एज क्या है बच्चे की बताओ, एज है इसमें 4 से 8 साल। 4 से 8 साल, और किस में बताओ, कैटल के में भी 4 से 8 साल है। और 4 से अगर 12 कर दूँ तो वो किस में बताओ, प्याजे के में, ठीक है। ये सब याद रखना जो मैंने आपको कहानी बताई है। तो किसी भी क्रम से सिखा दोगे नहीं, पहले लिखना, पहले क्या था, सुबोपली सुना है ना, तो ये पहले पढ़ना सीखेगा बच्चा, फिर लिखना, मतलब जो क्रम चलता है ना उसी क्रम से फॉलो करते हैं फ्रोबेल। अब मगर ये पूछ रहे आपसे पहले पढ़ना फिर सीखना, सॉरी पहले लिखना फिर पढ़ना, कौन कहता है, तो पहले लिखाने की बात करती है मोरिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने साक्षर विधि दी थी। कहाँ की थी, इटली की। इनके कितने वर्ष थे बच्चों के थे, इनके थे 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बच्चे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, मेज या दराजों के चारों ओर बैठकर शिक्षक के कुशल निर्देशन में छात्रों का अध्ययन करना आवश्यक ही किसका सहयोग करना है, तो ये है बताओ, निरीक्षण करेगा टीचर, क्या करेगा, निरीक्षण कर रहा हो। आंसर होगा सी। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। प्रश्नावली विधि किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। बच्चों के लिए प्रश्नावली विधि किसने दी थी बताओ, ये आप बताओगे, ठीक है। समस्या समाधान विधि किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। आधुनिक समय में पूछ ले तो जॉन डीवी ने दी थी। जॉन डीवी कौन है, अपने शिक्षाविद हैं, याद रखना कौन है, शिक्षाविद हैं, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है जॉन डीवी। हाउ वी थिंक इनकी किताब है, 5 प्रकार का चिंतन बताया, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी इन्होंने दी है, ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, लेखन अनुकरण की कौन सी विधि नहीं, लिखने की कौन सी नहीं, तो ये ध्वनि आ रही है तो यही नहीं है। अब देखो पेस्टोलॉजी में क्या किया जाता है कि इतना ऐसे समझो, ये बनाया मैंने, फिर ये बनाया एक जगह, फिर ये बनाया, तो इन तीनों को जोड़ दो अगले में, तो ये है पेस्टोलॉजी में जोड़ जोड़ के बनाया। चेक में कोई एक लिखने को दे दिया, फिर बच्चा बार बार उसे चेक करेगा, लिखेगा, चेक करेगा कि सही लिख रहा है नहीं। वो रूपरेखा में तो इस तरीके से बना के दे देती, इस तरीके से, तो इन पे ऊपर रेखा फिर आएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। डी नहीं होगा, बाकी सब लेखन के लिए हैं। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है, मूल्यांकन करने के लिए नहीं, अर्थपूर्ण बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बना सकता है उससे, ठीक है, क्या कर सकता है, अर्थपूर्ण बनाने के लिए। आंसर हो जाएगा बी। देखो बच्चे को अवप्रेरित करने के लिए इस चीज़ का यूज नहीं करते, याद रखना, ना ही अनुसरण करने के लिए। आंसर बी है इसका। निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों को परिवर्तन करने के लिए सबसे अच्छा है। अगर बच्चे की आदतों का परिवर्तन करना है तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, पावलोव का है, 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, याद रखना। इन्होंने पैरोटिड ग्लैंड में प्रयोग किया था, और हॉफमैन मशीन थी जिस पर इन्होंने दर्शाया था। उद्दीपक सामान्यीकरण होता है इनके सिद्धांत में, ठीक है, ये याद रखना। और स्किनर के में क्या होता है, अनुक्रिया सामान्यीकरण, ठीक। अब एक चीज़ और याद रख सकते हो इनका, कि जो सीखना होता है ना अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। अब देखो पुनर्वलन की भी बात कौन करता है, स्किनर करता है, ठीक है। और स्किनर क्या कहता है कि अनुकरण और पुनर्वलन के से हम सिखाते हैं भाषा। ट्रायल और एरर, ये थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक कहाँ के, अमेरिका के। किस पे प्रयोग किया है, बिल्ली पे प्रयोग किया है। कितने नियम दिए, मुख्य नियम 3, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये सब याद रखना। आंसर क्या बता दिया था मैंने आपको, इसका आंसर बता दिया था बी। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर 21A में रखा गया। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित 6 वर्ष तक के, 6 वर्ष तक के बच्चे, मतलब कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए, शिक्षा और देखभाल। आंसर हो जाएगा ये जो धारा 45 है ना, ये किस में आती है, ये DPSP में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए निम्न में से क्या नहीं था। अरविंद घोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है प्राइमरी स्तर पर,
ठीक है, याद रखना है। तो इन्होंने शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान की बात नहीं करी, जबकि मातृभाषा और फ्रेंच की बात करी, सामान्य विज्ञान की, कला की। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो प्रक्षेपण किसने, कौन करता है इसमें? फ्राइड। फ्राइड ने ही फिक्सेशन का यूज किया है, ठीक है, याद रखना। फ्राइड ने ही मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। मनोलैंगिक की 5 स्टेज बताई, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटर, ठीक है। एरोस और थानोटोस, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति 2 बताई। एरिक्सन ने 3R का कॉन्सेप्ट दिया है, ये याद रखना। एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की किताब, 8 प्रकार का इन्होंने वर्गीकरण किया, 8 प्रकार से, ठीक है। मनोसामाजिक इनका सिद्धांत का नाम है। प्याजे का आंखें स्विट्जरलैंड के 4 से 12 वर्ष के बच्चों को प्रयोग किए, 4 अवस्थाएं बताई। इंदिजनित, पूर्वसंख्यात्मक, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। थॉर्नडाइक का नियम है, CABD सिद्धांत। और इनका कौन सा है बताओ? संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक। बालू का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, सब थॉर्नडाइक के हैं, ठीक है। आंसर बी है इसका। नेक्स्ट, प्रक्षेपित तकनीकी व्यक्तित्व के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है मनोविश्लेषण सिद्धांत। अगर कोई कह दे आपसे कि विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, तो विश्लेषण सिद्धांत दिया इन्हीं के शिष्य युंग ने। और इनका शिष्य कौन है? हॉर्नी, एडलर, एरिक्सन, ये सब। व्यवहारवादी कौन है? व्यवहारवादी है आपका वॉटसन। व्यवहारवाद शुरू किया था वॉटसन ने, ठीक है, ये याद रखना। वॉटसन के बेटे का नाम था अल्बर्ट। और एक चीज़ याद रखना, बहिर्दर्शन विधि किसने दी है? वॉटसन ने। अंतर्दर्शन बुंट ने। बुंट ने 1879 में लिप्जिंग कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में क्या खोली थी? लैब खोली थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व, बाह्य आधार पर क्या कौन करेगा? सतही। कौन होगा? सतही दृष्टिकोण। नेक्स्ट है टाइप ए और टाइप बी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टाइप ऐसे याद रखो, ए बी तो हम ना रोज करते हैं, ठीक है। अब देखो, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट बेकर, इसका पूछा जाता है बिग 5 मॉडल किसने दिया है? तो ये इन्होंने दिया है। स्प्रेंगर की किताब है टाइप ऑफ मैन, ठीक है, ये याद रखना। और युंग ने तो बर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया है, 100 शब्द थे, 1909 में दिया है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया, ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर बी। नेक्स्ट, युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो क्वेश्चन नंबर 16 जवाब आप दोगे, मैंने ऊपर ही समझा दिया था ये तो अनजाने में। फ्राइड के द्वारा दी गई मन की संरचना कौन सी है? इदम, इदम से शुरू होती है, तो ये तो हम तो कटेगी। परम, इदम, अहम, पराहम। इदम की बात क्या थी? अहम, तो ये तो आएगी नहीं, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, अर्ध चेतन को क्या बताया इन्होंने? अर्ध चेतन को सुलभ स्मृति बताया है, सुलभ स्मृति, ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, कार्ल रोजर्स ने ना आदर्श अहम की बात करता है। अहम आपका मजबूत होना चाहिए, जो कि इद और सुपरयुगों को बैलेंस बना के चलता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, सामूहिक चेतन का संप्रत्यय किसने दिया? तो ये दिया युंग ने, ये याद रख लेना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सामूहिक चेतन। नेक्स्ट, व्यक्तित्व में आशावाद के साथ किसने जोड़ा? आशा, देखो ऐसे याद रखो, जाम लग गया था, जाम लग रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रोड पे, ठीक है। तो आप क्या था, आपको एक उम्मीद थी कि आप हॉर्न बजा दोगे, हॉर्न बजा दोगे तो ये सब हट जाएगी और एम्बुलेंस की गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। तो हॉर्नी से याद रखना आशावाद, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आइजंक ने क्या दिया? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं बोल रहा हूँ, अंतर्मुखता बहिर्मुखता। एल्डर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है, भाषा क्या होती है? हमारे विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, पूरी तरह से तो नहीं, मगर को प्रभावित जरूर करती है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये मैथ के क्वेश्चन हैं, तो याद रखना, कभी भी HCF आपसे निकलवाए तो सबसे छोटी संख्या ही HCF होती है। छोटी कैसे निकालोगे? नीचे तो 5 सेम है, ऊपर देख लेना घात किसकी कम है, घात कम है 5 की पावर 23 की, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भैया, देखो ये दे रखा है, इस तरीके से कभी दे रखा हो तो इसके गुणनखंड कर लेना, 4 गुणा 3 हो गए, 4 3 12। अगर इनके बीच में पॉजिटिव साइन लग रहा है तो प्लस वाला आंसर होगा, अगर नेगेटिव होता तो आपका ये आंसर हो जाता। देखो यार, शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट करते नहीं आप लोग, गलत बात है। मैं आप लोगों के लिए खोज के क्वेश्चन लाता हूँ अच्छे। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखना ये किसका वर्ग है? 13 का। अब 13 जोड़ दो 108 में, 108 में अगर 10 जोड़ोगे तो 118, और 3 जोड़ोगे तो 121। 121 किसका होता है? 11 का। अब 11 जोड़ दो इसमें, 38 और 10 48, और 1 49, तो आ गया 7। अब 7 जोड़ दो इसमें, 57 और 10 कितने हो जाते? 67। अब उसमें से 3 कम कर लो, 64, तो 8 जोड़ लो, ठीक है। अभी 8 इसमें जोड़ दो, 8 दूनी 16, 16 के वर्ग निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से निकालते हैं, आखिरी से शुरू करा करो ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने में बहुत कोई तीर नहीं मारने, 9/13 लिख लेना,
मगर इसमें भी लोग गलत कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई कर देना, इसे पलट देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर ऐसे ही करना, 52 ऊपर नीचे 90। मगर एक चीज़ याद रखना, ये इधर साइड से लेफ़्ट से शुरू करना है। इसे कहाँ से करोगे? लेफ़्ट से। 9 दूनी 18 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो बच कितना गया? 52/90। अब 52 को काट लो, 26 दूनी 52, 90 को काट लो 45, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया। 10% मतलब क्या होगा? 10 से 11। 10% क्या होता है? 10/100, ठीक है। इससे ये काट दो, तो 10 पे इतना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, 10 से 11 और 10 से 11, तो 100 से कितनी होगी? 121। कितनी बढ़ गई? 100 से 21 ही तो बढ़ गई, तो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी। 20% क्या होता है? 1/5, तो 5 से 4 बढ़ा दी। 25% कम कर दी। 25% क्या होता है? 4 से 3, ठीक है। तो इससे ये काटो, 5 से कितनी होगी? 3 होगी, 5 पे 2 की कमी होगी, गुणा 100 करो, ये 20 बार कट जाएगा, 40% आ गया आंसर, ऐसे निकाला करो। नेक्स्ट, ये तभी मैं करा रहा हूँ, इतने ये तो सब मन में हो सकते हैं। अब ये इस तरीके से फैक्टोरियल दे दे, तो आखिरी में जो दे रखा हूँ 17, इसमें 5 का भाग लगाओ, 5 दिया 15, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया, ये जितना बच जाए ना यहाँ उतना, मगर ये आखिरी तक सॉल्व होता जाए। जैसे 5 दिया 15, आखिरी में 2 बच गया, यहाँ उतना बचना चाहिए जो इससे छोटा हो। इससे बड़ा होगा ना तो और देते जाएंगे भाग, ठीक है, उसको भी जोड़ते चले जाएंगे। जैसे बता दूँ, अगर ये यहाँ पे 19, चलो फिर तो वो एक ही बार में कटेगा, रहने दो। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि इसकी माप बताओ, किसकी बात करना है? BQC की, तो B इसकी माप में बतानी, तो ये तो 90 अंश दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे भी निकाल सकते हो कि इस दो अतिरिक्त कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है। जब ये 90 तो ये तो 30 हो जाएगा, ऐसे निकाल लो। यानी दूसरा तरीका क्या है? ये 120 है तो पूरा कितना होता है? 180, तो ये हो जाएगा 60। ये 90 ऑलरेडी दे रखा है, तो कितने की कमी हुई? त्रिभुज के 180 होता है, 30 की तो कमी हुई। ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो, कान को कैसे भी पकड़ लो, बहुत ही ईजी होता है मैथ से ज़्यादा कोई ईजी चीज़ नहीं है दुनिया में। तो शेयर करना, सपोर्ट करना यार, क्योंकि आप लोग शेयर करते हो ना तो मन करता है वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। इसी के साथ अपना आप लोगों को ध्यान रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।